हाय गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, द डेविल सीक्रेट ब्राइड। समय को डिस्चार्ज मिल गया था हॉस्पिटल से और वो घर आ चुका था। सब उससे बहुत प्यार कर रहे थे पर वो बहुत ही ज़्यादा गुमसुम हो गया था। वो संभाल नहीं पा रहा था, वो हैंडल नहीं कर पा रहा था ये बात कि सही में उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो अकेले रह गया है इस दुनिया में। उसका खून का रिश्ता किसी के साथ नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अपने मॉम डैड से प्यार ही इतना करता था। उसने कितना कुछ सोच रखा था कि वो अपने मॉम डैड को कितनी अच्छी लाइफ देगा, उन्हें कितना बड़ा घर देगा, उन्हें कहाँ कहाँ घुमाएगा। वो उनके लिए कितनी मेहनत करता था, वो पढ़ाई में कितना अटेंटिव रहता था ताकि वो अपने मॉम डैड को खुश रख सके, उन्हें प्राउड फील करा सके अपने ऊपर। वो बहुत ही अच्छा बच्चा बनकर रहता था। वो कभी भी कोई गलती नहीं करता था, पर हाँ उसे गुस्सा बहुत आता था। वो अक्सर सबसे लड़ कर आता था इस घर पर और उसकी मॉम सुधा जी उसकी मलहम पट्टी करती थी और उसे समझाती थी कि बेटा ऐसे नहीं लड़ते हैं, सबसे प्यार से रहते हैं, सबसे प्यार से रहते हैं, सबसे प्यार से बातें करते हैं। पर फिर भी वो हर बार लड़ता था। जब उसके माता पिता के बारे में कुछ बोलता था तो फिर उसे सहा नहीं जाता था, पर और लड़ाई करके आ जाता था घर पर। अब वो किसके पास आएगा, अब उससे कौन प्यार करेगा। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका उस दुनिया में कोई नहीं है, कोई उससे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। हालांकि सौम्या जी और समर जी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दादी जी समृद्धा जी तो हर वक्त उसके आगे पीछे लगी हुई रहती थी। वो भी समय से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, सबको उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। समृद्धा जी उसके ऊपर हमेशा ध्यान देती थी, उसे खाना पीना खिलाना, उसे टाइम टू टाइम टेक केयर करना और भी सब बहुत कुछ। सौम्या जी बिल्कुल उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, पर वो बहुत ही ज़्यादा गुमसुम हो गया था। घर में हर किसी को उसे देखकर तकलीफ़ होती थी। सब जानते थे कि वो इतनी तकलीफ़ में क्यों है, पर फिर भी उसे कोई ऐसे बिहेव नहीं करता था जैसे कि वो किसी और का बच्चा हो या किसी और के घर का हो। हर कोई उसे बहुत ही पैम्पर करता था। वो बहुत ही पैम्पर बच्चा बन चुका था, यहाँ तक कि वो खाना भी अपने हाथ से नहीं खाता था। हमेशा उसे खाना सौम्या जी या समृद्धा जी खिलाती थी। उसके साथ हमेशा सरन जी सोते थे। दादी माँ तो उसे हमेशा कहानी सुनाती थी, उसे अपने पास बैठने को कहती थी, उसे भगवान पे भरोसा दिलाती थी। पर उसे भगवान पर भरोसा नहीं होता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि भगवान जी ने जानबूझकर उससे उसके माता पिता छीन लिए, क्योंकि कल तक तो उसकी फैमिली कितनी अच्छी थी और उद्धव जी तो कितने अच्छे इंसान थे, फिर उन्हें कोई कैसे मार सकता है। उसे ये सब हैंडल नहीं हो पा रहा था। घर में हर कोई समझ रहा था उसकी हालत। सरन जी एक दिन उसके रूम में आते हैं, उससे बैठकर समझाते हैं कि बेटा जो होना था वो हो गया। तुम चाहते हो ना कि तुम अपने माता पिता को इंसाफ दिला सको, तुम चाहते हो कि तुम उनकी आत्मा को शांति दो। तुम्हें अगर वो लोग ऐसी हालत में देखेंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके वजह से तुम ऐसी हालत में हो। तुम उन्हें खुश देखना चाहते हो, तुम उनकी आत्मा को मुक्ति देना चाहते हो, तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो। तुम्हारा जो सपना था, तुम्हारे माता पिता का जो सपना था, उद्धव जी ने कितना बड़े बड़े सपने देखे थे तुम्हारे लिए। उनकी आत्मा को ऐसा लगेगा कि वो नहीं है, इसलिए तुम ऐसी हालत हो गई है तुम्हारी। उन दोनों की वजह से तुम अच्छे से जी नहीं पा रहे हो, सबके ज़िम्मेदार वो है, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। इसलिए तुम ध्यान दो पढ़ाई पर, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे सपने पूरे करो और मैं उन सब में तुम्हारी मदद करूँगा। मैं बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह हूँ। और प्लीज़ बेटा मुझे अंकल मत बोला करो, मुझे बुरा लगता है। उद्धव मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और अगर मैं इस मुकाम पर हूँ तो उसके वजह से ही हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित और मोटिवेट किया है काम करने के लिए। वो समझ लो कि हम दोनों दो जिस्म और एक जान थे। उसकी मृत्यु की वजह से हमें भी तकलीफ़ हुई है, सौम्या को भी तकलीफ़ हुई है। सौम्या तो हर साल उद्धव को राखी बांधती थी, उसे अपने भाई की तरह समझती थी, पर जो होना था तो हो गया। तुम चाहते हो कि अपने माता पिता की आत्मा को शांति दो, उनके इंसाफ दिलाओ, तो अपने ऊपर मेहनत करो। इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाकर जिन लोगों ने तुम्हारे माता पिता को तकलीफ़ दी है उन लोगों को सज़ा दिला सको। क्या मतलब अंकल? अंकल नहीं बेटा, पापा। क्या मतलब पापा? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे माता पिता का मर्डर हुआ है? हाँ हाँ। वो बिल्कुल कांपने लगा था ये सुनकर। फिर समर जी उसे गले से लगाते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं डरते हैं, जो होना था वो हो गया। अब तुम्हें अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उस मुकाम पर पहुँचाऊँगा। तुम्हारा जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दूँगा, मैं तुम्हें दिलाऊँगा, पर तुम अच्छे बन जाओ, सही हो जाओ।
हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हें ऐसे देखकर। और सौम्या जी तो माँ बनने वाली है, तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें प्यार नहीं दे पा रही हैं, वो तुम्हें इतना कंफर्टेबल नहीं कर पा रही है अपने साथ, वो सुधा जी की तरह तुम्हें प्यार नहीं दे पा रही। वो भी कितनी टेंशन में रहती है बेटा, है ना। समय उनसे वादा करता है कि अब वो बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह रहेगा और वो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देगा। वो हमेशा टाइम से खाएगा, टाइम से स्कूल जाएगा और अपने ऊपर मेहनत करेगा और अपने माता पिता के कातिलों को ज़रूर सज़ा दिलवाएगा। सरन जी इतना कहकर रूम से निकल जाते हैं। समय ऐसा ही करता है, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगा था। वो सौम्या जी को मॉम कहता था, सरन जी को पापा कहता था, दादी को दादी कहता था, समृद्धा। पर वो सबसे ज़्यादा समृद्धा जी से अटैच हो गया था, क्योंकि समृद्धा जी उसका बहुत ही ख्याल रखती थी। वो हर वक्त उसके हर चीज़ का ख्याल रखती थी, उसके कपड़े से लेकर, जूते से लेकर, उसे नहाने में, उसके खाने में क्या क्या उसे खाना है, हर चीज़ वो करती थी उसके लिए। उसका टॉवल तक उठाकर वो रखती थी, उसका टॉवल भी वही धोती थी। हर चीज़ समृद्धा जी करती थी। समय को समृद्धा जी की आदत सी हो गई थी, वो उन्हें भी छोटी माँ कहकर बुलाता था और सौम्या जी को भी वो मॉम कहता था और उनसे बिल्कुल ऐसे बिहेव करता था जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा हो। और उसे भी खुशी थी कि समृद्धा जी माँ बनने वाली है। लगभग 3 महीने में समय नॉर्मल हो गया था। 3 महीने बाद सौम्या जी एक बेटे को जन्म देती है। उसका नाम समर रखा जाता है। समय उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। समय उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे गोद लेता है। उसके लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि वो किसी नए न्यू बॉर्न बेबी को गोद में ले रहा है। वो उसे बहुत प्यार करता है। सरन जी तो उसके नाम से ही उसका नाम समर रख देते हैं, समय का समर। सबको ऐसा लग रहा था कि समय नॉर्मल हो गया, पर उसे अभी भी डर लगता था। अभी भी उसे रात को अकेले सोने में डर लगता था। वो जब भी सोता था तो उसके आंखों में वही सब सिनेरियो घूमने लगते थे कि उसके पापा रो रहे हैं, उसकी मॉम रो रही है, उन्हें कैसे मारा जा रहा है। पर वो ये सब कभी फील नहीं होने देता था घर वालों को कि वो कितना टेंस्ड है, वो कितना परेशान है। वो हमेशा नॉर्मली बिहेव करता था और वो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। समर से भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद सौम्या जी समय के ऊपर उसके वजह से ध्यान नहीं देने लगी है, इसीलिए वो ज़्यादा समृद्धा जी के साथ अटैच रहता था। और वो भी समर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बिल्कुल ऐसे बिहेव करता था कि वो उसका खुद का बच्चा। उसके खाने से लेकर के उसके क्या कपड़े पहनने ये भी समय ही डिसाइड करता था। समय बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया था उन लोगों के साथ। अब वो बिल्कुल हैप्पी फैमिली बन गई थी। पर समय के दिल में अभी भी ये था कि उसे अपने माता पिता के मृत्यु का बदला लेना है। उसे ये पता करना है कि किसने क्या किया है उनके साथ। महज 20-21 साल में ही उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। उसने तो 18 साल से ही पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। यहाँ वहाँ काम कर कर उसने बहुत सारी इंटर्नशिप की थी, उसने बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज किए थे, उसने बहुत सारी स्किल सीखी थी। कंप्यूटर में उसने मास्टर्स किया था और वो ऑस्ट्रेलिया में अपने दोस्त अर्जुन के साथ गया था पढ़ने के लिए। उसने बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल की थी। अर्जुन भी उसके बारे में हर चीज़ जानता था। अर्जुन सरन जी के एक फ्रेंड का बेटा था जो कि अक्सर उनके घर आता था और वो उनके पिता उद्धव जी को भी बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए अर्जुन और समय दोनों एक ही उम्र के थे, इसलिए दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अर्जुन और समय दोनों एक साथ ही ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहीं पर उन्होंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया था। दोनों ही पढ़ने में बहुत तेज़ थे। समय राजावत इंडस्ट्री के साथ साथ अपनी भी बहुत सारी कंपनी चलाता था। वो ये सब पता करने के लिए कि उसके मॉम डैड की हत्या किसने की है, किसने उनका मर्डर किया है, ये सब जानने के लिए उसने माफिया से भी हाथ मिला लिया था। पर वो कोई गलत काम नहीं करता था, वो सिर्फ ईमानदारी से काम करता था। हाँ, वो कुछ इलीगल काम करता था, पर वो इसलिए करता था ताकि वो माफिया को होल्ड कर सके, वहाँ पे वो अपनी जगह बना सके, उससे ताकतवर और कोई ना हो, और अपने माँ बाप के कातिलों को वो आराम से चकमा दे सके, उन्हें आराम से सज़ा दिला सके। उसने अभी पता भी कर ली थी कि किसने उसके माता पिता को क्या क्या तकलीफ़ दी है और कौन था वो इंसान जिसने उसके डैड को मारा है। और इसकी वजह से ही समय ने सानवी से शादी की थी।
वो तो सानवी से बचपन से ही प्यार करता था, पर ये जानने के बाद कि श्रवण शेखावत ने उसके माता पिता को मारा है, कितनी बेरहमी से उसे सानवी से भी नफ़रत हो गई थी। पर वो अपने दिल का क्या करता, आखिर वो प्यार तो सानवी से करता ही था। उसने बहुत कोशिश की कि वो सानवी से नफ़रत करे, उससे ये सब बताए, उसे तकलीफ़ दे, पर उससे नहीं हो पाया। आखिरकार उसका प्यार जीत गया और वो भी इतने दिनों में तो समझ गया था कि सानवी बुरी नहीं है। और श्रवण शेखावत ने तो अपने खुद की बेटी को नहीं छोड़ा तो किसी और को क्या छोड़ेगा। समय ये सब सानवी को बता देता है, पर ये सानवी को नहीं बताता कि श्रवण शेखावत ने उसके माता पिता को मारा है। सानवी, आप इतनी तकलीफ़ में थे और आपने किसी को पता भी नहीं लगने दिया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। मुझे पता होता तो मैं आपसे नफ़रत नहीं करती। क्या तुम नफ़रत करती थी मुझसे? नहीं, आप मुझसे ऐसे बिहेव करते थे तो मैं क्या करती। अभी भी समय की आंखों में आंसू थे। सानवी समझ रही थी कि उसकी क्या तकलीफ़ है, इसलिए आप रात रात भर जगे हुए रहते थे। और मुझे लगता है कि आप कितना काम करते हैं। वो बोलते, तुम ये सब जानकर मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? सानवी, मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो। आई प्रॉमिस मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। और मुझे कुछ भी पता क्यों ना चल जाए, मुझे पता है कि आप कभी गलत नहीं कर सकते। और आप परेशान क्यों होते हैं? मैं हूँ ना आपकी फैमिली। मॉम डैड भी तो आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, यू लिसनिंग माई स्टोरी। अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ इस स्टोरी पर कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।